हेलो बच्चों, मैं फिर आपके लिए लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 10 भी ए न्यूमेरिकल पर है और ए कूलम्ब्स लॉ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ये लास्ट न्यूमेरिकल का क्लास है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम समाप्त कर लेंगे फिर न्यूमेरिकल का एक दौर चलेगा और जो भी न्यूमेरिकल छूट गए हों या जो भी एमसीक्यू टाइप छूट गए हों उसको हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम कुछ टिप्स आपको देना चाहेंगे। फिजिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि जो भी आप फार्मूला देखें, जो भी डेरिवेशन देखें, फुर्सत की घड़ी में उसको आप कागज पर उतारने का प्रयास करें। फुर्सत की घड़ी में आप उसको डेराइव करें। जब तक डेरिवेशन आपके जहन में नहीं आएगा तब तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो फार्मूला केवल रटने से या फार्मूला केवल याद कर लेने से आईआईटी विशेषकर एडवांस का क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मेंस में भी वो भी मुश्किल से 15 से 20% ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बाकी के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है और कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि डेरिवेशन के एक एक बिंदु को हम समझें और अपने से प्रयास करें डेराइव करने का, और डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस करें। तो न्यूमेरिकल के माध्यम से जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा थ्योरम्स की बारीकियां आपको समझ में आती हैं और न्यूमेरिकल के थ्रू किसी थ्योरी को जितने बढ़िया से आप समझ सकते हैं, जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, आप सीधे सीधे थ्योरी को पढ़ के या चैप्टर को पढ़ के नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल बनाएं, चाहे वो जिस भी किताब से हो, रेस्निक हेल्डे से हो या आपके आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन हो, जो भी हो, लेकिन आप न्यूमेरिकल हमेशा बनाएं, इसका प्रयास करें। इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा और बिल्डअप होगा। चलिए, आज हमने कुछ न्यूमेरिकल लाया है। 4 न्यूमेरिकल तो पिछले क्लास का छूटा हुआ था जो है, और बाकी 3 न्यूमेरिकल हमने जोड़ा। 8 न्यूमेरिकल ये आईआईटी लेवल का न्यूमेरिकल है, वर्चुअली ये आया हुआ न्यूमेरिकल से। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A positively charged thin metal ring of radius r is fixed in xy plane with center at origin O. A negatively charged particle p is released from rest at point this. Z is greater than 0, then the motion of p is. इस पर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक सवाल, लेकिन फिर भी एक रिंग है, यह एक रिंग है, यह रिंग है एक्स और वाई एक्सिस में। सपोज ए एक्स और वाई एक्सिस पर रिंग है, इस प्लेन पर रिंग बना हुआ है और इसका सेंटर ओरिजिन पर है। एक्स वाई में रिंग है, इसका रेडियस आर है, और इसका सेंटर ओरिजिन पर है। अब एक पॉइंट जेड एक्सिस पर है 0 0 Z0। यहां से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज किया जाता है। अब ए दिस जेड, सपोज दिस जेड एक्सिस, और इसी पर एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट है 0 0 Z0, अर्थात इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है और जेड का Z0। यहां से एक नेगेटिव चार्ज रिलीज किया जाता है, नेगेटिव चार्ज एक रिलीज किया जाता है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है दिस, और ये नेगेटिव पार्टिकल रिलीज किया जाता है। तो ये 4 हमारे पास सेंसर्स दिए हुए हैं, इसमें से एक या एक से अधिक करेक्ट हो सकता है। इस तरह के केस में
पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा इस सेंटर की ओर। अब जब फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, यानी इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, सेंटर पर आएगा। लेकिन सेंटर पर जब आएगा तो इसके पास मोमेंटम होगा, और इस मोमेंटम के कारण ये आगे बढ़ते हुए जाएगा माइनस जेड की ओर। जब माइनस जेड की ओर बढ़ेगा तो इस पर फोर्स उल्टी दिशा में लगेगी, मतलब सेंटर की ओर। जब यहां था तब फोर्स सेंटर की ओर लग रहा था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज सपोज माइनस क्यू है, तो सेंटर की ओर लग रहा था। और जब सेंटर से आगे बढ़ेगा पार्टिकल, तब पुनः उल्टी दिशा में सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, और ये पार्टिकल तब तक चलता रहेगा जब तक कि फिर स्थिर नहीं हो जाए। वैसे चूंकि रिंग सिमेट्रिकल है, चार्ज का ये रिंग के प्रत्येक पार्ट का इक्वल डिस्टेंस है, इस स्थिति में जहां से रिंग छोड़ा जाए, यहां यानी जहां पर वेलोसिटी इसका 0 एक्स एक्सिस जेड के पॉजिटिव साइड में होगा, जेड के पॉजिटिव साइड में जितना जहां पे इसका भी 0 होगा, एग्जैक्ट भी 0 निगेटिव साइड में भी होगा, यानी 0 0 माइनस जेड 0 तक ये पार्टिकल आएगा और फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस आएगा। इस तरह से पीरियोडिक मोशन इसका चलते रहेगा। अब इसमें कहा गया पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z0, z0 0 टू इंफिनिटी तक हो सकता है। यस, ये पीरियोडिक होगा, क्योंकि पार्टिकल यहां रहे या यहां रहे, इस पर एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, और उस फोर्स के कारण इसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम कारण आगे बढ़ते हुए चला जाएगा ही, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपोजिट फोर्स लगेगा, और एग्जैक्ट उतना ही दूरी तक चलेगा जितना दूरी से वो चला है, यानी सेंटर से इसका इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही सेंटर से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस होगा, और फिर ही लौटेगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन करेगा और पीरियोडिक मोशन करेगा, पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z0। यस, इज करेक्ट। SHM फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z0 ये कहना मुश्किल है। देखिए SHM का जो डेफिनेशन होता है उसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर कोई फोर्स नहीं, फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, एफ नेट 0, और इससे यदि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x करें तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है F, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी दिस इज माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यदि इस फॉर्म में रिस्टोरिंग फोर्स प्राप्त होता है तभी केवल कह सकते हैं कि SHM में है वो मोशन, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेट SHM पीरियड प्रोवाइडेड z इज दिस, ये भी नहीं कहा जा सकता है। P crosses O and continues to move along z axis, नो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि P पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P और A पॉइंट है O। इसमें कह रहा है P crosses O and continues to move along z axis, नहीं, नॉट कंटिन्यूड, बल्कि जैसे ही ए ओ क्रॉस करेगा अपोजिट फोर्स लगना शुरू होगा इस पर, और इसके कारण धीरे धीरे जाके रुक जाएगा, एग्जैक्ट उतना ही दूरी पर जितना दूरी से ये आया है, और रुकने के बाद पुनः इस मोशन को रिपीट करेगा। तो ए 4 नहीं हो सकता है, और 1 इज ट्रू। अब 2 और 3 चेक करना है, 2 और 3 में कौन सा है। अब जरा देखें, याद करें, जो सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, इस पर सर्कुलर चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसके एक्सिस पर। सर्कुलर चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक सर्किल इस तरह का सर्किल
रेडियस r और इस पर एक पॉइंट P, मान लीजिए इस P का डिस्टेंस है x एंड दिस इज O। अब ADS एक एलिमेंट ले लें और मान लें कि ये जो सर्कुलर चार्ज है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ADS है। तो यहां पर जो छोटा चार्ज होगा Q dq, ये छोटा चार्ज dq दिस इज लैम्डा इंटू ds, ये छोटा चार्ज। अभी छोटा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि दिस आर दिस एक्स तो दिस इज r स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी इस पर E इज इक्वल टू दिस dq यानी लैम्डा ds k और दिस यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई होगा। अब दिस एंगल यदि थीटा हो तो इसका कंपोनेंट इस तरफ E cos थीटा, इसका कंपोनेंट E cos थीटा, जबकि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट दिस, यानी E cos थीटा को हम लिख सकते हैं x डायरेक्शन में ex in x डायरेक्शन, ex that is ex is equal to this is E यानी k लैम्डा ds डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा मीन्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यदि टोटल हम करें पूरे रिंग के चलते तो लैम्डा इंटू ds पूरे रिंग पर यदि चार्ज q है तो a लैम्डा इंटू ds q लिख सकते हैं, दिस इज q। अब दिस इज kq x और r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। यदि यहां पर एक छोटा पॉइंट चार्ज सपोज अब हम q रखें, q1 रखें, तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू दिस इंटू q1 दिस फोर्स। अब SHM होने के लिए यह जरूरी है कि F x के प्रोपोर्शनल हो, x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट है, इसके प्रोपोर्शनल हो और निगेटिव डायरेक्शन में हो, टुवर्ड द सेंटर हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं टुवर्ड द सेंटर तब होगा जब इस ये निगेटिव होगा क्यों। चलिए क्यू निगेटिव ले लें, दिस टुवर्ड द सेंटर तो हो गया, जीरो की ओर हो गया फोर्स, लेकिन x के प्रोपोर्शनल ना हो के नीचे भी है, तो x का प्रोपोर्शनल कैसे होगा, ये x का प्रोपोर्शनल केवल तभी होगा जब यहां x जो ये डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल टू r, एक कंडीशन है जब x बहुत ही छोटा हो r से, जब वेरी वेरी स्मॉल टू r, उस स्थिति में x को हम इग्नोर कर सकते हैं और लिख सकते हैं दिस इज q1 डिवाइडेड बाई r पर पावर 3, a पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया और इंटू x, यानी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आ गया। तो उस स्थिति में यह मोशन SHM होगा और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 होगा।
यदि x बहुत ही छोटा हो एक r की तुलना में, x बहुत ही छोटा हो r की तुलना में, तब ही केवल यह पार्टिकल जो निगेटिव चार्ज है O के दोनों तरफ ओसिलेट कर SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 होगा। अब जरा देख लें इसको, SHM फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ Z0, जबकि Z0 0 to R है, सभी वैल्यू के लिए नहीं होगा, क्योंकि Z0 यहाँ पर इसमें x के तुलना में, क्योंकि उस समय z एक्सिस पर लिए थे हम, तो Z0 यदि कंपेरेबल होगा r की तुलना में, तो हम कभी इसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं, ये रहेगा इसमें कैलकुलेशन में। यानी जब तक ये रहेगा तब तक f प्रोपोर्शनल टू x नहीं हो सकता है, नीचे भी x आएगा। तो दिस ऑल्सो रॉन्ग, नहीं, संभव नहीं। अप्रोक्स SHM प्रोवाइडेड Z0 बहुत ही छोटा हो r के तुलना में, एग्जैक्ट यही चीज है। x वहां पे x एक्सिस पर हमने इस एक्सिस को लिया, इसमें z एक्सिस पर लिया है, तो बहुत ही छोटा हो उस स्थिति में अप्रोक्स SHM होगा, इज राइट, यानी 1 and 3 इज राइट। क्लियर? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए जो भी क्वेश्चंस इस तरह के हैं, चाहे वो क्वेश्चन आ गया ही क्यों ना हो IIT में, या उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो, उसे आप बनाइए, उसे अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एक बार 2 बार, लेकिन जब तक सॉल्व नहीं हो जाए वो, तब तक आप प्रयास करते रहिए। इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और न्यूमेरिकल बनाने का क्षमता आपका बढ़ेगा। A non-conducting solid sphere of radius r is uniformly charged. The magnitude of electric field due to the sphere at distance r from center is this. देखिए बहुत ही आप पढ़े हुए हैं, इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल हम इस तरह का बताए थे आपको, कि एक स्फीयर है इस तरह का। नॉन कंडक्टिंग शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। यदि कंडक्टिंग स्फीयर रहता तो जो भी चार्ज इस पर रहता वो सरफेस पर रहता, रिपल्शन के कारण अंदर कोई चार्ज नहीं होता, वो सारा सरफेस पर आ जाता। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चारों तरफ इसका चार्ज होगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज यानी हम मान लें कि चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस आर है और चार्ज डेंसिटी रो है, सपोज रो चार्ज डेंसिटी है, और इसको सेंटर रो कर दीजिए। तब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कह रहा है इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर से स्मॉल आर छोटा है, यानी पी पॉइंट एक ले लें जो अंदर है और ये आर दूरी है, पहला केस। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के लिए दिस इज रो आर 3 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले बार भी हम पढ़े थे इसमें। तो यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। द इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, तो इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, यस राइट। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर 0 to r to infinity, नहीं। मान लीजिए कि 0 से r बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर तक चला गया, तो कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर तक तो हम जानते हैं कि ई इंक्रीज होगा जब स्मॉल आर इंक्रीज होगा। बाकी के बारे में नहीं पता है, बाकी के बारे में हम निकालेंगे फिर डिस्कस करेंगे।
लेकिन इतना पता है 0 से कैपिटल आर तक जब चलेंगे हम लोग तो ई इंक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज, इसलिए गलत, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर बड़ा हो इंफिनिटी। चलिए इसको चेक करते हैं। मान लीजिए कि ए टी यहां पे, यानी इस स्थिति में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर बड़ा भी हो सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। इस स्थिति में E इज इक्वल टू ए स्फीयर। इस स्थिति में जब यहां से हम देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर हो, यानी टोटल चार्ज 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ये टोटल चार्ज हो गया, इसका वॉल्यूम और इंटू चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज दिस के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस, यानी दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर ए दिस। अब यहां पे ए आर जो कि कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, यानी यहां पर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इंटेंसिटी आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अंदर जब तक थे तब तक आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी ई इंक्रीज तो आर इंक्रीज, आर इंक्रीज तो ई इंक्रीज। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं आर यदि इंक्रीज होगा तो ई डिक्रीज होगा। यहां देखिए डिक्रीजेज, ई डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, आर इंक्रीज करेगा तो ई डिक्रीज करेगा फॉर स्मॉलर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यस, दिस राइट। इज डिसकंटिन्यूअस एट स्मॉल आर इज इक्वल टू आर। देखिए यहां से 0 से जब तक सरफेस तक नहीं पहुंच जाते हैं, यानी स्मॉल आर जब छोटा हो कैपिटल आर से तो उस समय ई इज इक्वल टू दिस, और जब स्मॉल आर बड़ा हो आर से यानी बाहर में तो ई इज इक्वल टू दिस, और सरफेस पर यदि हो, सरफेस पर तो ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू के क्यू बाई आर, कैपिटल आर होल स्क्वायर। यदि इसको ग्राफ पर हम लें, ग्राफ पर एक्स वाई, यदि y पर हम e ले लें और इस पर r ले लें, r प्रोजेक्ट करें, दिस e, तो 0 पर जिस समय है e 0, और जब तक हम कैपिटल R दूरी तक न पहुंच जाएं, सपोज दिस कैपिटल R, जब तक कैपिटल R दूरी तक न पहुंच जाएं तब तक ए प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल आर ई के प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये स्मॉल आर ई के प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पर ई मैक्सिमम वैल्यू होगा, ई इज इक्वल टू दिस, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। मान लीजिए ई 0 है तो ए 0, उसके बाद ई कमेगा आर स्क्वायर, यानी दिस, तो ग्राफ इस तरह चला, और यहां से भले टेंडेंसी बदल गया, यहां से 0 से पॉइंट P तक R बढ़ा तो E बढ़ा, और P के बाद
आर के इन्फिनिटी होने तक आर जब बढ़ा तो ई कमा, लेकिन कंटिन्यूटी इसका टूटा नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, यानी इज डिसकंटिन्यूअस एट नो, ये गलत है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। तो आंसर, करेक्ट आंसर हो गया 1 and 3। Two non-conducting solid sphere of radius r, 2r, having uniform volume, charge, density ρ1, ρ2 respectively, touch each other. The net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of a sphere. एक स्फीयर है इस तरह का, और एक और स्फीयर है, छोटा स्फीयर टच कर रहा है। एक स्फीयर है, इसका रेडियस है r, 2r, दिस r एंड दिस, इसका रेडियस 2r। चार्ज डेंसिटी इसका है ρ1 और इसका चार्ज डेंसिटी ρ2। हाँ ठीक है। टच ईच अदर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब इस स्मॉलर स्फीयर के सेंटर के 2r डिस्टेंस पर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E इज इक्वल टू 0 है। तो ρ1 ρ2 का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे स्फीयर 2r रेडियस का, जिसका चार्ज डेंसिटी ρ2 है, r रेडियस का स्फीयर जिसका चार्ज डेंसिटी ρ1 है। इस दोनों के सेंटर को हम पहले ज्वाइन कर दें। छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लें, जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हमें निकालना है ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 क्या है। अब देखें इसको, इस बड़ा वाले स्फीयर पर सपोज Q2 टोटल चार्ज, Q2 टोटल चार्ज है, तो दिस इज 4/3 पाई RQ, RQ यानी 8 इंटू 8 इंटू ρ2, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। इसका यदि चार्ज निकालूं तो Q1 इज इक्वल टू 4/3 पाई RQ, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी ρ1। तो इसका चार्ज है, इसका चार्ज है। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, यहां पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसके कारण, बड़े के कारण हम ले सकते हैं कि Q2, यहां से दूरी दिस 2r और फिर r 3r
और प्लस 2r 5r, मतलब ओ डैश यदि ले ले हम, ओ से p का दूरी 2r, r 3r, 3r और 2r 5r, यानी दिस 5r का होल स्क्वायर। इसके कारण ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू बड़े वाले के कारण, बड़े वाले के कारण, यानी आप लिखते हैं E2 कर दें, Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालें तो दिस इज E1 इज इक्वल टू Q, यानी दिस इज K Q1 डिवाइडेड बाई इसका दूरी 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका टोटल E1 प्लस E2 जीरो है। जीरो तभी हो सकता है, यहां देखिए, जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। अब निगेटिव कौन सा हो सकता है? मान लीजिए ए पॉजिटिव है तो E2 इस तरफ होगा और ए यदि निगेटिव है तो E1 इस तरफ होगा। ये चूंकि नजदीक है इसलिए इसके कारण यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बैलेंस करेगा इस दूर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि बड़ा है। यानी E1 इज इक्वल टू E2 एब्सोल्यूट वैल्यू, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालें तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, या चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। केवल तभी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, और चार्ज निगेटिव होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अब देखें दोनों को, Q2 इज इक्वल टू 50-25, के कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज Q1 और 2 दूना 4, Q2 बाई दिस। अब Q2 डिवाइडेड बाई Q1 यदि करें, देखिए Q2 डिवाइडेड बाई Q1, दिस 25/4, सॉरी Q2 डिवाइडेड बाई Q1 25/4 इज इक्वल टू Q2 इज दिस, Q1 इज दिस, 4 पाई RQ कैंसिल हो जाएगा, 8 रो 2 और रो 1, तो 8 रो 2 बाई रो 1, यानी रो 1 रो 2 यदि करें, रो 2 अपॉन रो 1, दिस इज 25 बाई 8 चौक 32। हमें निकालना है रो 1 बाई रो 2, यानी इसका उल्टा कर देंगे, रो 1 बाई रो 2 डिवाइडेड बाई दिस 32/25, और चूंकि चार्ज अपोजिट है, यहाँ पर चार्ज अपोजिट है, यदि सेम चार्ज होगा तो कभी ये E0 नहीं होगा, अपोजिट चार्ज, इसलिए दिस नेगेटिव, यानी 32/25 नेगेटिव, 32/25 नेगेटिव, दिस ये कैंसिल। क्लियर है? बच्चों IIT जैसे एग्जाम में को क्रैक करने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए फिजिक्स में आप 80% अपना समय न्यूमेरिकल पर दीजिए, 20% थ्योरी पर दीजिए, लेकिन 80% अपना समय आप न्यूमेरिकल पर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M
subjected to this in x direction where a and e0 are constant at x is equal to 0. Particle is at rest other than x is equal to 0. Kinetic energy of particle becomes 0 when distance of particle from the origin is, ये origin है O, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, एक पार्टिकल चार्ज q मास m और इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E0 इज इक्वल टू E0 1 माइनस ax स्क्वायर। देखिए इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक पार्टिकल, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, m इसका मास है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है। यहां पर जो कि पार्टिकल रेस्ट पर है, यहां कह रहा है पार्टिकल इज एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट पर तो है ही, यहाँ पे रेस्ट पर है। अदर देन x इज इक्वल टू 0 मतलब इसको छोड़ के और कौन सा वह पॉइंट होगा, अदर देन x इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0 व्हेन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज। तो मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। मान लीजिए पॉइंट P है जहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0 हो जाता है। तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना है। अब देखिए Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस पर फोर्स F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, फोर्स लाएगा इस तरफ E इंटू क्यू। अब इस फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसमें फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर रेस्ट पर है और यहां पर भी पार्टिकल आके रेस्ट पर हो जा रहा है, दोनों जगह रेस्ट पर है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन होगा इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, पार्टिकल m मास को डिस्प्लेस करने में, वह वर्क डन भी 0 होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है और कंजर्वेटिव फील्ड में जो हम काम करते हैं वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस स्थिति में F सपोज F इंटू dx, इस फोर्स के कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में किया गया काम यदि हम निकालते हैं दिस, यानी दिस इज dw, इसको लिख सकते हैं E Q इंटू E0 1 माइनस ax स्क्वायर और इंटू dx, dw इज इक्वल टू दिस, यानी दिस इज F इंटू dx, F दिस इंटू Q, ओके। अब दिस इज QE0 1 माइनस ax स्क्वायर
इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं क्यू ई जीरो एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। दिस इज फ्रॉम 0 टू, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है एल डिस्टेंस है पॉइंट पी का, तो इसको लिख सकते हैं 0 टू एल। अब किया गया काम यदि 0 हो, दिस और दिस, इसके बीच टोटल वर्क डन 0 हो, दिस मीन्स ये 0 होगा, ये 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू ए एक्स क्यू बाई 3, यानी x स्क्वायर कैंसिल होके दिस इज 3 बाई ए, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई ए, यानी अंडर रूट 3 बाई ए डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पर भी 0 था, ताकि वर्क डन टोटल 0 हो जाए, यानी दिस इज क्लियर है। तो चूंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन सेम प्लेन पर है, सेम प्लेन पर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इसी आधार पर हमने इसको निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस a q charged particle of mass m is projected in field E with initial speed this. The particle is aimed to hit target T distant 5 meter from the entry point into the field q by m is equal to this. Above particle will hit it if projected at angle this, मतलब किस एंगल पर हम प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हिट करेगा, एंड टाइम टेकन टू बाय द पार्टिकल टू हिट टी। चलिए ओके, एक इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस में, माइनस या तो नीचे करें या लेफ्ट की ओर करें, नीचे कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है E इज इक्वल टू दिस -400 √3 y न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, एक q चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड इन द फील्ड E विथ इनिशियल स्पीड दिस। अब देखिए एक q चार्ज जिसका मास m है, इस फील्ड में प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2√10 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है जिससे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अब द पार्टिकल इज एम टू हिट टारगेट टी डिस्टेंट 5 मीटर फ्रॉम द एंट्री पॉइंट इनटू द फील्ड। अब देखिए एंट्री पॉइंट से 5 मीटर दूर एक टारगेट टी है, 5 मीटर दूर एक टारगेट टी है जिसको हिट करना है। यहां हम प्रोजेक्ट करेंगे पार्टिकल को, इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि यह टी से हिट करे। अब q by m दिया हुआ है, पार्टिकल विल हिट टी एट
इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल, अब कितना एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जाए, यह टारगेट टी को हिट करेगा। तो दो चीज पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि कितना एंगल से हम प्रोजेक्ट करें इसको कि टारगेट टी को हिट करेगा, और दूसरा पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टारगेट टी को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नीचे की ओर है, और Q मान ले पॉजिटिव चार्ज है, केवल Q दिया है, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव, चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड। तो मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, m मास है इसका, तो यह पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, यानी इस पर फोर्स लाएगा, नीचे की ओर इस पर फोर्स लाएगा, इस पार्टिकल पर नीचे की ओर फोर्स लाएगा। यदि इस पार्टिकल को हम सीधे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे फोर्स के कारण नीचे आएगा और टी से दूर चला जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा। निश्चित रूप से हमको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि इस फोर्स के कारण बैलेंस होके टी को हिट कर दे। मान लीजिए कि हमने थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये दूरी 5 मीटर है, तो मान लीजिए टी टाइम लगता है इसको हिट करने में, सपोज टी टाइम हिट करने में टी तक, ओ से टी तक जाने में लगता है, तो 5 मीटर यानी डिस्टेंस ओ टू टी का डिस्टेंस 5 मीटर, और इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, u cos थीटा, ये टाइम लगेगा। और एग्जैक्ट इसी टाइम में, मतलब जितना टाइम में u cos थीटा वेलोसिटी से 5 मीटर दूरी तय करेगा, एग्जैक्ट इसी टाइम में u sin थीटा से ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ जो पार्टिकल है ओ टी पर आएगा, तब ये केवल हिट कर सकता है। हिट करने का शर्त यही है कि जितना टाइम में उतना ही टाइम में टी पर हिट करे। टी पर हिट करने का मतलब ये है कि इसने कोई दूरी नहीं चली, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था, लेकिन टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी यहाँ चाहे जो हो नीचे की ओर, लेकिन पोजीशन इसका ये होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तभी केवल टी को हिट कर सकता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए पहले देखें इनिशियल वेलोसिटी इसका u इज इक्वल टू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर u साइन थीटा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लाएगा, एक्सेलरेशन इसलिए कि E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q चार्ज है, यानी टोटल फोर्स EQ, टोटल फोर्स EQ, और इसमें मास से डिवाइड कर दें तो ये एक्सेलरेशन होगा जो नीचे की ओर होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और टाइम यही टाइम होगा जितना टाइम में u cos थीटा से 5 मीटर दूरी तय करके t पर पहुंचता है। तो यदि हम टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू का इस्तेमाल करें तो s इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, चूंकि पॉजिटिव है ऊपर की ओर है, माइनस हाफ ए टी यानी ई क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर, और दिस s इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तभी हिट करेगा टी को, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, यानी इससे निकाल सकते हैं हम t इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई ई क्यू और इंटू m। देखिए t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा दिस डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है।
अब टी और टी, यहाँ पे टी और टी, इसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5m बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2u साइन थीटा m, 2u साइन थीटा m divided by eq. This is sin theta into cos theta, यानी 2 sin theta cos theta, cos theta sin theta 2 को ले लें, इज इक्वल टू 5 eq डिवाइडेड बाई, यहाँ पर u स्क्वायर और इंटू m। दिस क्लियर है। इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड 400 इंटू √3, 400 √3 इंटू क्यू, ठीक है, क्यू को जो कहते हैं लिखते हैं, अपॉन यू स्क्वायर। यू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज दिस, यानी यू स्क्वायर 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 1 13, 10⁻13 और इंटू m। अब देखिए q अपॉन m का वैल्यू दिया हुआ है, q अपॉन m इज इक्वल टू दिस, यानी दिस इज 5 इंटू 400 √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻13 और इंटू 10⁻10, 10⁻10 दिस। अब यहाँ 2 0 और 10, ये कैंसिल हो गया, 13, यानी केवल 10 बचा, 10 बचा। अब इसको 4 4 कैंसिल, अब 5 दूना 10, हाँ, यानी दिस इज √3/2, √3 और 2, √3/2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो √3/2, तो a2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो सकता है, या 180 माइनस 60, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस 60 120, तो 2 थीटा का वैल्यू 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 हो सकता है और 60 हो सकता है, 30 और 60। तो इस थीटा का 2 वैल्यू हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टिकल विल हिट इफ प्रोजेक्टेड एट द एंगल 30 या 60, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसका वैल्यू यदि हम इस पर डाल दें, इस पर बैठा दें, तो टाइम हमें मिल जाएगा। तो दिस टाइम इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाई यू, यू मीन्स दिस, यानी 2√10 इंटू 10⁻6 और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस मान ले पहले कॉस 60 कॉस 30 कोई भी ले लें, कॉस 30 ले लें, कॉस 30 सपोज, तो कॉस 30 यानी √2 √3/2 दिस, यानी इस स्थिति में
हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, ऊपर में 10 और 2 30 इंटू 10⁻⁶ ये लिखा जा सकता है। तो दिस इज 100 2 दूना 4 गुने 30, यानी ए हो जाएगा 5 और 2 इंटू 10⁻⁶। दिस इज √5/6 माइक्रोसेकंड। 8 टाइम होगा 8 माइक्रोसेकंड। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए हम निकाल सकते हैं, यानी t इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाई u 2√10 इंटू 10⁻⁶ और cos 60, cos 30 का हमने निकाला था, cos 60 यानी हाफ यानी दिस टू। तो दिस इज 10⁻⁶ ऊपर और 10/4 इंटू 10⁻⁶, यानी 5/2 अंडर रूट इतना माइक्रोसेकंड। तो दोनों आंसर होगा, एक √5/6 और एक 5/2 माइक्रोसेकंड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ है नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद आधा मिनट के लिए सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ताकि क्वेश्चन में जो कह रहा है, जो मांग रहा है, उसको कैलकुलेट किया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ए पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट P to S along path this in a uniform electric field E pointing parallel to positive x direction. The coordinate of P Q R S, अच्छा सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E, सपोज दिस E, ए मान लीजिए 0 है। अब चूंकि 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसको 0 0 0 कर दें। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज Q P से S तक मूव करता है, PQRS होके, हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग टू द पॉजिटिव। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P AB0, AB0 यानी A B और 0। सपोज दिस ये y एक्सिस और x एक्सिस, दिस x एक्सिस। तो पॉइंट P AB0 P AB0 पॉइंट Q 2A00 2A, दिस मीन्स इसका 2 गुना दूरी, यहाँ 2A00 ये हो जाएगा Q। और R होगा A-B0, A-B0 -B यानी दिस वे, A -B नहीं, इस तरफ आएगा। सॉरी गाइस, सॉरी नॉट। तीसरा बिंदु है A-B0, A-B0 PQR और S है 0 0 0, S A
ओरिजिन एस हो गया। अब एक पार्टिकल चलता है पी से क्यू पर, फिर क्यू से आर पर, और फिर आर से एस तक पार्टिकल इस तरह मूव करता है। मतलब पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस। अब कह रहा है द वर्क डन बाय द फील्ड इज, अब फील्ड के द्वारा, ई के द्वारा कितना काम किया गया इस पर, वर्क डन क्या होगा। देखिए वर्क डन निकालने के लिए ई और चूंकि पॉइंट चार्ज क्यू, एक क्यू है चार्ज इस पर, तो टोटल फोर्स ई क्यू लगेगा, और ई क्यू का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होगा, इस दिशा में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वही वर्क डन के बराबर होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पहले पी पर था, अब क्यू पर आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है ई के डायरेक्शन में, ई क्यू के डायरेक्शन में। तो यदि ई के डायरेक्शन पर इनिशियल पोजीशन का हम प्रोजेक्शन ले, तो यहाँ था इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन था, और फाइनल पोजीशन यहाँ है। यानी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए माइनस ए, पहले यहाँ था बिंदु, यहाँ आ गया, यानी यहाँ था यहाँ आया, लेकिन ई के अलोंग, ई ए फोर्स के पैरेलल, फोर्स के डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस है, यानी टोटल फोर्स ई क्यू और डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस ए, यानी टोटल वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फोर्स यानी ई क्यू और माइनस ए, दैट इज माइनस ई क्यू ए, यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई क्यू ए। पॉइंट चार्ज ए होगा वर्क डन बाय फील्ड, बाय द फील्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास दिस एंड चार्ज 1 coulomb is initially at rest at t is equal to 0, particle comes under the influence of an electric field this, where E is equal to E0, this consider the effect of only the electrical force on the particle, then the maximum speed in meter per second attained by the particle at subsequent time। this is एक पार्टिकल है जिसका मास है m इज इक्वल टू 10⁻³ kg, और चार्ज है इसका Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। ये रेस्ट पर है, शुरू में रेस्ट पर है, t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 मतलब शुरू में ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है दिस इनटू I डायरेक्शन में, I डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वेयर E0 इज इक्वल टू, अब E0 का वैल्यू दिया हुआ है, E0 इज इक्वल टू 10, और ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। हाँ, electric from the then maximum speed in meter per second attained by particle at subsequent times। अब मैक्सिमम स्पीड क्या हो गया निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और Q चार्ज है, तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। Q चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए X डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा E क्यू। अब मास चूंकि दिया हुआ है m, इसलिए एक्सीलरेशन हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F बाई m, दिस इज इक्वल टू E क्यू बाई m।
तो ए एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में। अब इस एक्सेलरेशन के कारण इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा, इस एक्सेलरेशन के कारण इसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन ई का वैल्यू सिनुसॉइडल है। सिनुसॉइडल इसका मतलब ई कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड कमते कमते जीरो हो जाएगा, फिर निगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगा भी, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। तो इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड उस पार्टिकल का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। A इज इक्वल टू ई क्यू, तो Q बाई एम, और E को लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी, A को लिख सकते हैं dV बाई डी टी, दिस dV बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। यानी वेलोसिटी, अब देखिए यहां पर वेलोसिटी कह रहा है कि सब्सिक्वेंट टाइम में वेलोसिटी मैक्सिमम हो। वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए dV बाई डी टी को हम जीरो करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये निकाल सकते हैं हम। तो इसको यदि हम जीरो करें, यानी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी ओमेगा टी को लिख सकते हैं एन पाई, एन इज इक्वल टू जीरो तो जीरो, इस तरह का। यानी टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन पाई बाई ओमेगा। यानी सब्सिक्वेंट टाइम होगा दिस एन इज इक्वल टू जीरो तो जीरो, इसके बाद का जो टाइम होगा पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा, ये सब्सिक्वेंट टाइम। अब dV इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इसको Q बाई एम E0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। यदि इंटीग्रेट करें तो V का वैल्यू निकल सकता है। तो दिस इज Q बाई एम और E0 कांस्टेंट। साइन ओमेगा टी को यदि इंटीग्रेट करें, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन, यानी साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, दिस वेलोसिटी भी निकालेंगे एट टाइम जो भी हो। तो दिस इज Q0 E cos ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V वेलोसिटी, Q1 कूलम्ब, E0 10, तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई M 10 पावर माइनस 3 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा, यानी 10 पावर 3 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, दिस इज यानी केवल 10 हो जाएगा, ये 10 cos ओमेगा टी। यहाँ पे टी टाइम 0 हो सकता है, पाई बाई ओमेगा हो सकता है, 2 पाई बाई ओमेगा हो सकता है। तो सब्सिक्वेंट टाइम यानी पाई बाई ओमेगा, जस्ट उसके बाद वाला टाइम। तो सब्सिक्वेंट टाइम cos ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा, cos पाई, this 2 pi 0 0 0 0 this, so this is 10, this is equal to
+1 -1 चलते रहेगा, पहले -1 +1, लेकिन चूंकि मैक्सिमम भी निकालना है, भी मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम भी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए 0 पर होगा, 2π/0 पर होगा, यानी दिस इंटू 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आज का न्यूमेरिकल। सब्सिक्वेंट टाइम इज दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे का हम लोग कैपेसिटर शुरू करने जा रहे हैं। कैपेसिटर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो थ्योरी समाप्त होने के बाद हम लोग एक साथ फिर 3 लेक्चर लगातार न्यूमेरिकल का करेंगे, 3 लेक्चर लगातार न्यूमेरिकल का, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी न्यूमेरिकल का पार्ट अछूता नहीं रह जाए। चलिए ओके, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।